डेविस और पेंग के बीच के अंतर को हम आपको एक पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंचा देंगे, जिसको आप इजीली पढ़ के समझ लेंगे, क्योंकि हम डेविस और पेंग पे काफी टाइम बिता चुके। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक का नाम है अपर्दन चक्र में बाधाएं। कल ही पढ़ा देता मैंने, कल ही इसके कुछ पॉइंट्स आपको सेंड भी किए थे। और एक दूसरा वर्ड है नवोन्मेष। इंग्लिश में आप इसको ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन कह सकते हैं, और इसको आप पुनर्युवन, हिंदी में एक और नाम है इसका पुनर्युवन, और अंग्रेजी में इनको दोनों को एक ही शब्द से हम लोग डिनोट करते हैं, एक ही शब्द से पुकारते हैं, रिजुविनेशन। ठीक है, रिजुविनेशन। इन दोनों में हम आपको फर्क समझाएंगे, दोनों एक नहीं है, दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दिखते एक जैसे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अपर्दन चक्र में बाधाएं क्या आती हैं, कैसे एक साइकिल ऑफ इरोजन जो तीन अवस्थाओं से होके गुजरता है और अल्टीमेटली एक संप्राय मैदान बनाता है। आदर्श अपर्दन चक्र तो वही है जो पेनी प्लेन क्रिएट करता है, संप्राय मैदान क्रिएट करता है अल्टीमेटली। यानी जो राइज हुआ था, जो भी राइज हुआ था, उस राइज को खत्म करके, मतलब राइज समाप्त हो जाता है और उसकी जगह पे बचता क्या है, तो एक संप्राय मैदान बचता है। तो जो आदर्श आइडियल साइकिल ऑफ इरोजन है डेविस का, जो आदर्श अपर्दन चक्र है, अपर्दन सॉरी अपरदन हो गया, अपर्दन चक्र जो है, जिसको आप भौगोलिक चक्र के नाम से जानते हैं, जिनको आप ज्योग्राफिक साइकिल के नाम से जानते हैं, ये चक्र तब जाके पूर्ण होता है, 100% कंप्लीट होता है ये चक्र, जब जो भूखंड है, जिस भूखंड में ये चक्र चल रहा है, यदि ये भूखंड दीर्घकाल तक स्थिर रहता है, यदि ये भूखंड दीर्घकाल तक स्थिर रहता है, मतलब स्टेबल रहता है, परमानेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, तभी संभव है कि ये आदर्श अपर्दन चक्र पूर्ण हो पाए शांति से। मतलब उत्थान जो हुआ था, राइज जो हुआ था, वो अल्टीमेटली एक आकृति विहीन, एक लैंडफॉर्म लेस कन्वर्ट तभी हो जाएगा, लैंडफॉर्म बिना लैंडफॉर्म वाला स्थलाकृति में, यानी संप्राय मैदान में तभी बदलेगा जब लॉन्ग टाइम तक, दीर्घ काल तक ये पूरा जो स्थलखंड है, जिस स्थलखंड पर ये अपर्दन हो रहा है, यदि वो स्थलखंड लॉन्ग टाइम तक, दीर्घ काल तक वो क्या रहेगा, दीर्घ काल तक यदि वो स्थिर रहेगा वो स्थलखंड, तभी संभव है कि वो अपर्दन चक्र शांति से पूर्ण होगा। जैसे पुराने जमाने में यज्ञ वज्ञ ऑर्गेनाइज किया जाता था ना, यज्ञ, तो उस यज्ञ में कई बाधाएं आती थी, तारकासुर तो फलाना सुर तो हड्डियों की वर्षा, फिर उन बाधाओं को दूर करते थे तब यज्ञ पूर्ण होता था। तो अपर्दन चक्र चूंकि एक लंबा चलने वाला चक्र है, बहुत ही लंबा चलने वाला दंगल है अपर्दन चक्र, तीन अवस्थाओं से गुजरता है अपर्दन चक्र। जैसे मानव की जिंदगी 60-70 साल की एक लंबी जंग है और इसमें उथल पुथल चलता रहता है, बदलाव बाधाएं आती रहती है, तो अपर्दन चक्र में भी बाधाएं आती रहती है। क्या बाधाएं आ सकती है अपर्दन चक्र के चलने में, क्या बाधाएं आ सकती है? तो कल जो हमने आपको
एक बोर्ड का ही, ये जो बोर्ड पे जो कुछ भी लिखता हूं ना मैं, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, मतलब बोर्ड पे जो भी लिखा है उसको कन्वर्ट कर सकता हूं पीडीएफ में और उसको सेंड कर सकता हूं। लेकिन हर चीज पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा संतोष करके रखना होगा। जब बहुत नेसेसरी लगेगा मुझे तभी मैं भेजूंगा, अदरवाइज रोज रोज भेज पाना संभव नहीं है मेरे से। उसको पूरा कन्वर्ट करके सेट करके फिर चेंज करके भेजना होता है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके। तो आप ध्यान से समझना, सुनना, नोट करने पे ज्यादा फोकस मत करना। लिखी चीजें सारी की सारी चीजें किताबों में मिल जाती है। मेरे मैच्योर भाई बहन जब ये सोचते हैं ना पीडीएफ पीडीएफ के बारे में, तो मुझे लगता है कि वो समझने पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, और समझ के तुरंत लिखते क्यों नहीं है हार्ड कॉपी में। हर एक क्लास, चाहे वो मेरी क्लास हो या किसी की भी क्लास हो, जैसे ही आप क्लास को ज्वाइन करते हो ना, क्लास को सुनो, उस समय पूरे ध्यान से सुनो। जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ नोट डाउन करने ना कहे, तब तक आप नोट डाउन मत करो। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के एकदम आई कांटेक्ट के साथ कहना क्या चाहता है वो, उस बात तक समझने की कोशिश करो। शब्दों के साथ साथ भावनाओं को भी समझो कि वो कहना क्या चाहते हैं। और जो भी वो कहना चाहते हैं, यदि तुम्हारे माथे में, माइंड में आ रहा है, इसका मतलब कांटेक्ट तगड़ा बनाया आपने, अच्छा ध्यान से सुना आपने। और क्लास जब खत्म हो जाए तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो कि क्लास के जस्ट बाद आधा घंटा बैठ के एक समरी लिखने की आदत डालिए कि आज की क्लास में जो मुद्दा चर्चा में था उसमें मैंने क्या समझा, मैंने क्या जाना, और नोट डाउन कर लीजिए। यदि आप क्लास के चलते चलते भी कुछ पॉइंट्स बना पाते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है, और क्लास के बाद यदि उसको एक समराइज रूप से फिनिशिंग दे देते हैं, तो विश्वास करिए लॉन्ग टाइम तक वो चीजें आपके माइंड में बनी रहेगी। ठीक है। कल सुबह से आपकी एक नई क्लास है यूट्यूब लाइव पे, आप सब उसमें उपस्थित रहेंगे। मैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 निःशुल्क सेवा में आप सब के लिए ही, बेसिकली जो मेरे ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनका प्रेजेंट होना, मैं सबका अटेंडेंस लूंगा भाई, सबका मेरे डायरी में मेंशन है नाम। मॉर्निंग क्लास होगी, तो जो लोग मॉर्निंग फ्री हैं, आप कल से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का यूट्यूब लाइव पे डायरेक्ट सेशन चलेगा। निःशुल्क क्लास है और 100% सिलेबस कवर। ठीक है, ये जानबूझ के मैं चलाया। टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगा, मॉर्निंग में 8 बजे हो सकता है, 8 या 9 इसी बीच में होगा। 8 से 9 के बीच स्टार्ट हो जाएगी क्लास। आपको लिंक मिल जाएगा, आपके ग्रुप में भी लिंक शेयर करूंगा, और जो जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी सेंड करूंगा। और हाँ, जिनको उस समय नहीं है 8 बजे, मान लीजिए आप में से कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो ड्यूटी जाते हैं या ड्यूटी पे होते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में वर्क पे होते हैं, आप उसके लिए, इसलिए मैं यूट्यूब पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसमें ऐसा कोई स्वार्थ है नहीं कि चार्ज बांधूं चलाऊं। पेड क्लास उसकी नहीं चला रहा हूँ, जीएस सब लोग लेते हैं, और मेरा मानना है कि उसमें ज्यादा शोषण नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल कुछ लोग लेते हैं, तो यहाँ शोषण की जगह सहयोग शब्द मैं इसलिए यूज करूंगा क्योंकि ऑप्शनल पे ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। वो 5 महीने का कोर्स है, जीएस बहुत जल्दी सिमट जाएगा, बहुत जल्दी। दूसरा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जबकि ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट है, जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट है। तो जीएस में मैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो टॉपिक बीपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा और आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं उसको निःशुल्क सेवा के रूप में, अपने चैनल को भी तो ग्रो करना है। मुझे औरों के चैनल पे 100 के देख के बड़ी जलन मचती है। हाँ, मैं जलन को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। तो बाकी अपना 25 ही हुआ है, तो उसको 25 को 100 में कन्वर्ट करने का मिशन है मेरा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं, मेरे पास जो भी बहुत ही बेहतर चीज है उसका हम परफॉर्मेंस वहां पे दिखाएं। तो हम जीएस को स्टार्ट कल से करेंगे मॉर्निंग में। नंबर ऑफ वीडियोज इंक्रीज होगा चैनल पे, और आप सबका सहयोग रहा तो सब्सक्राइबर भी उस पर इंक्रीज होगा। 25 तो पहुंच गए, अब उसको 50 और फिर 50 को 100 पे ले जाने का जिम्मेदारी हमने अपने कंधे लिया है। तो कल से आपको जीएस पेपर 1 की पहले एक क्लास मिलेगी, फिर जीएस पेपर 2 की। ये 2 क्लासें कल मॉर्निंग से स्टार्ट है। टाइमिंग एक बच्चे ने कहा 8 बजे सही है। 8 बजे और 9 बजे इसलिए मैंने 2 रखा, कभी कभार लेट हो जाता हूँ, या दिल्ली में लोग लेट से जगते हैं, मैं भी लेट से ही जग पाता हूँ, क्लाइमेट ही ऐसा है। तो 8-9 बजे तक स्टार्ट होगी क्लास। आपको इसमें लिंक मिल जाएगा, और आप जो बाद में देखते हैं उनको, आपको मिल जाएगा सबको उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस के रूप में।
क्या है नवोन्मेष और क्या है अपरदन चक्र में बाधाएं? एक प्रश्न यहां से आने के चांस होते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द साइकिल ऑफ इरोजन, एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल्स इन द, या एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन्स। तो यदि वो प्रॉब्लम पूछे, यदि वो ऑब्स्टेकल पूछे, बाधा पूछे, तो बाधाओं में सब आ जाता है। ये भी एक बाधाओं में, ये भी एक पॉइंट बन के आ जाता है। लेकिन नवोन्मेष या पुनर्युमन, ये एक अलग पॉइंट है और आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, अलग टॉपिक है ये। आजकल चर्चा में क्या है, बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली में रिजुविनेशन ऑफ द रिवर को एक इंपॉर्टेंट टारगेट, एक मुद्दा बना दिया है। गंगा को फिर से जीवित करना या पुनर्जीवित करना, नदियों को, नदियों का पुनर्जीवित करने का मतलब ही है उसका रिजुविनेशन करोगे। नदी जिंदा कब होगी? जब उसका स्लोप जिंदा करोगे, और स्लोप जब आप लाओगे तो नदी अपरदन करना शुरू करेगी। तो रिजुविनेशन यानी नवोन्मेष का मतलब होता है अपरदन चक्र का प्रारंभ करना। रीस्टार्टिंग ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन इज कॉल्ड रिजुविनेशन। बट बाधाएं अलग होती हैं। ये मेजर कॉन्सेप्ट है और ये एक सेपरेट माइनर कॉन्सेप्ट है। अपरदन चक्र में क्या क्या बाधा आ सकती है, तो इसका जो इंट्रो वाला सेक्शन है, क्वेश्चन हो गया ये अपरदन चक्र की बाधाओं का, अपरदन चक्र में होने वाली बाधाओं का विवरण दें। ये ऑटो अपने आप में एक क्या हो गया, आपका एक क्वेश्चन बन गया। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप उत्तर कैसे लिखोगे, जरा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यदि ये क्वेश्चन आता है अपरदन चक्र की बाधाएं, तो आप उत्तर कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप इसमें अपरदन चक्र की जो बाधाएं वाला चैप्टर है, अपरदन चक्र की बाधाएं, आपको पीडीएफ भी कल भेजा था, उसमें भी आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए हम प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल कह दीजिए ऑफ इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन। सबसे पहला पैराग्राफ जो आपका होगा बॉक्स में, इसमें आप इंट्रो डाल देंगे। आप परिचय, इंट्रो लिखना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये इंट्रो लिखने लिखते हैं, लिखो मत, बस स्टार्ट हो जाओ और बहुत अच्छे से 2-3-4 लाइन लिखो, फिर पैरा चेंज करो और नए टॉपिक को 3-4 लाइन लिखो। तो क्या लिखोगे आप पहले पैराग्राफ में अपरदन चक्र की बाधाओं में? आप सबसे पहले वही बात लिखोगे जो अभी हम कह रहे थे कि एक आदर्श अपरदन चक्र जो होता है, एक आइडियल साइकिल ऑफ इरोजन जो होता है, एक आदर्श अपरदन चक्र जो होता है, उसमें वो तभी पॉसिबल है, एक आदर्श अपरदन चक्र का कंप्लीट होना तभी पॉसिबल है, संभव है, जब जहां पर वह अपरदन चक्र चल रहा है वह स्थल खंड, वो लैंडफॉर्म लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे। ठीक है, यदि हम डेविस महोदय द्वारा दिए गए अपरदन चक्र की संकल्पना को देखें, तो डेविस महोदय के अनुसार किसी स्थल खंड जो कि उत्थित हुआ है, राइज हुआ है, तो राइज हुए स्थल खंड पर 3 स्टेजेस में, यानी यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और जो ओल्ड स्टेज है, 3 स्टेजेस में आफ्टर इरोजन एक पेनी प्लेन का निर्माण होता है, संप्राय मैदान का निर्माण होता है, पेनी प्लेन का निर्माण होता है। और यदि वो अपरदन चक्र पूरा हो जाता है तब पेनी प्लेन का निर्माण होता है। तो हम उसी पॉइंट को यहां लिखेंगे कि डेविस महोदय द्वारा बताया गया जो आदर्श अपरदन चक्र की संकल्पना है, ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन है, उसमें यदि किसी लैंडफॉर्म का उत्थान हुआ है, राइजेस लैंडफॉर्म, तो और उस लैंडफॉर्म पे साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, तो आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन देयर शुड बी अ पेनी प्लेन, यानी कि वहां एक संप्राय मैदान बनना चाहिए। लेकिन यह संप्राय मैदान जो यहां बनेगा, यह तभी संभव है जब ये आदर्श आइडियल साइकिल ऑफ इरोजन जो है ये पूर्ण हो पाए। और ये तभी पूर्ण हो पाएंगी जब वो राइजेस लैंडफॉर्म
यानी जो स्थलखंड जो उत्थान जिसका हुआ है, उस स्थलखंड का जिसका उत्थान हुआ है वो लंबे समय तक स्थिर रहें, दीर्घ काल तक स्थिर रहेंगे यदि वे स्थलखंड जिनका उत्थान हुआ है, जिनका राइज हुआ है, यदि वो दीर्घ काल तक स्थिर रहेंगे, उत्थित लैंडफॉर्म यदि दीर्घ काल तक स्थिर रहेंगे, तभी उस लैंडफॉर्म में ये साइकिल ऑफ इरोजन पूरा हो पाएगा। और जब ये पूरा हो पाएगा तभी पेनी प्लेन का निर्माण हो पाएगा। और यदि किसी कारण से वह स्थलखंड स्थिर नहीं रह पाया, उस स्थलखंड में फिर से उत्थान हो गया, जब एक बार वो राइज हो रहा है तो दोबारा भी राइज हो सकता है, फिर से हो सकता है कि वहां ज्वालामुखी फट जाए, हो सकता है कि वहां पे भूकंप आ जाए, हो सकता है कि वो स्थलखंड नीचे धंस जाए। येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से यदि उस स्थलखंड, उत्थित स्थलखंड, उस राइजेस लैंडफॉर्म में जिस किसी प्रकार से भी यदि कोई चेंजेस आ गया, कोई परिवर्तन आ गया, तो फिर चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। देन साइकिल ऑफ इरोजन में प्रॉब्लम आ जाएगा, साइकिल ऑफ इरोजन में व्यवधान आ जाएगा, रुक जाएगा साइकिल ऑफ इरोजन। दो बातें हो जाएंगी साइकिल ऑफ इरोजन के साथ, या तो वो फास्ट हो जाएंगी यदि राइज और हो गया तो, या तो वो स्लो हो जाएंगी यदि वो धस गया तो, या तो वो स्थिर हो जाएंगी, यानी रुक जाएगी, या फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। रुकेगी कब? जब उल्टा अवतल, ढाल अवतल हो जाए, यदि यानी कि कानकेव टाइप ऑफ स्लोप हो जाए किसी कारण से। अब वो कारण कौन हो सकते हैं? वो ज्वालामुखी फटने का कारण हो सकता है, वो भूकंप का कारण हो सकता है, वो भ्रंशन के कारण हो सकता है, यदि वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हो जाए उस स्थलखंड में, या फिर उस पार्टिकुलर रीजन में कोई क्लाइमेट चेंज हो जाए। आप कहोगे वॉल्केनिक एक्सप्लोजन तो समझ में आया सर, कि ज्वालामुखी फटेगा तो ढाल बदल जाएगा वहां का, क्योंकि ज्वालामुखी फटेगा तो धक्का लगेगा और जो राइज है, जो उत्थान हुआ स्थलखंड में, वो क्रेटर बन जाएगा और ढाल तीव्र हो जाएगा उसके कारण, और जो उससे निकली हुई मैग्मा होगी उसका लेयर भी ढाल को प्रभावित करेगा, और स्लोप प्रभावित होगा तो साइकिल ऑफ इरोजन भी, फिर नए नए साइकिल ऑफ इरोजन, पुराना वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, नए नए साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट हो जाएंगे। But the second point is the climate change is also a problem of cycle of erosion। कैसे? ये climate change कैसे? तो साइकिल ऑफ इरोजन के मेन एजेंट के रूप में डेविस और पेंक जैसे जोग्राफर्स बहते हुए जल को देखते हैं। तो जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ जल है, यदि वो एक साइकिल ऑफ इरोजन का मेन एजेंट है, तो वो क्लाइमेट से डीपली कनेक्टेड है। जलवायु यदि बदल गया, वर्षा कम हो गई, तो जल की मात्रा कम हो जाएगी, जल की मात्रा कम हो जाएगी तो अपरदन चक्र प्रभावित हो जाएगा। नदी में पानी ही नहीं है तो अपरदन का चक्र चलेगा कैसे? तो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं पे यदि ज्वालामुखी फटता है ना, तो ज्वालामुखी फटने से निकलने वाला जो डस्ट पार्टिकल है वो तापमान गिरा देता है वहां का, और तापमान यदि गिर जाएगा वहां पे तो हिमयुग की संभावना हो जाएगी, यानी वर्षा नहीं होगा। और यदि वर्षा नहीं होगा वहां पे तो फिर जो रिवर में वाटर ही नहीं होगा तो फिर साइकिल ऑफ इरोजन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो climatic interruption is also important point of the problem with the cycle of erosion। Volcanic explosion is also a very important reason behind the uh, disturbance in the cycle of erosion। One more point is that कि बेस लेवल में यदि परिवर्तन हो गया तो भी पूरा अपर्दन का चक्र प्रभावित हो जाता है, अपर्दन के चक्र में व्यवधान हो जाता है। अब ये पहला पॉइंट था कि चलो भाई, ज्वालामुखी उद्गार जो है, वॉल्केनिक इरप्शन इज एन इंटरप्शन इन द साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार एक प्रॉब्लम होगा। क्लाइमेटिक चेंजेस यानी जलवायु में यदि परिवर्तन हुआ तो क्लाइमेटिक चेंज इज ऑल्सो, जलवायु में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण होगा अपर्दन चक्र में
अपरदन चक्र के को कंटिन्यू करने में। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण होगा चेंज इन द बेस लेवल। चेंज इन द बेस लेवल यानी आधार तल में यदि परिवर्तन हो गया तो भी अपरदन का चक्र जो होगा वो प्रभावित होगा, वो चक्र पूरा नहीं हो पाएगा, बार बार रीस्टार्ट लेगा, रीस्टार्ट होगा अपरदन चक्र का। तो ये बेस लेवल क्या है, आधार तल क्या है, और हमको ये तो समझ में आता है कि वॉल्केनिक इरप्शन कहीं भी जहां राइज हो रहा है चट्टान वहां हो सकता है। क्लाइमेट चेंज भी हमको समझ में आया कि उस पार्टिकुलर रीजन में जलवायु बदल सकता है किसी भी कारण से। जलवायु बदलने का कारण वहां पे लैक ऑफ वेजिटेशन हो सकता है, जलवायु बदलने का कारण एक्सेस इरप्शन हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा होगा, गैसेस चेंज हो जाएंगे वहां के एटमॉस्फेयर के कारण क्लाइमेट चेंज हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि यदि बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटेगा तो टेम्परेचर गिर जाएगा, हिमयुग आ जाएगा, आइस एज आ जाएगा। क्यों? एबव इंटरप्ट यदि बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो गैसियस पार्टिकल्स इतने फैल जाएंगे कि सनलाइट धरती पे नहीं आ पाएगी, और सनलाइट धरती पे नहीं आ पाएगी, जहां ज्वालामुखी फटता है ना ऊपर गैसों का इतना गुबार फैल जाता है, और वो जो गैसों का गुबार होता है उसकी एल्बिडो इतनी ज्यादा होती है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है ऊपर ही ऊपर, नीचे सनलाइट नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा अर्थ का वो लो हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो वर्षा नहीं हो पाएगी, बादल नहीं बन पाएगा, और वर्षा नहीं होगी तो जलवायु बदल जाएगी, जलवायु बदल जाएगी तो नदियों में पानी नहीं रहेगा, अपरदन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी तो अपरदन चक्र कैसे चलेगा। सो साइकिल ऑफ इरोजन मे बी डिस्टर्ब्ड विद ड्यू टू change in the climate. It can be disturbed due to volcanic eruption, and it also may be disturbed, may be interrupted due to the change in the base level. आधार तल में यदि चेंजेस आता है, आधार तल है क्या, आधार तल है समुद्र तल। हर एक अपरदन चक्र का एक के मकसद होता है, एक ही मकसद होता है कि वो अपरदन चक्र में नदियों का मेन एम क्या होता है, नदियां इस यूथफुल स्टेज में क्यों भी आकार काटती है, क्योंकि वो नीचे क्यों काटती है, क्योंकि वो ग्रेडेड करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को गहरा करना चाहती है। और कहां तक गहरा करना चाहती है अपने चैनल को, ग्रेडेड करना चाहती है समुद्र तल के अनुसार। तो यदि अभी यहाँ 1 नंबर पे समुद्र तल है तो नदियों ने अपने चैनल को यहां तक ग्रेडेड कर लिया कि हम इस स्पीड से बह रहे हैं। लेकिन यदि किसी कारण से समुद्र के जल स्तर में कमी आ जाए, अब समुद्र के जल स्तर में कमी किस कारण से आ सकता है, हिमयुग आ जाए, समुद्र का जल बर्फ बन के जम जाए तो क्या होगा, समुद्र के जल स्तर में कमी आएगी, या तो फिर सुनामी आ जाए। सुनामी आने के पहले तट के समुद्र के किनारे के जो पानी होता है वो पीछे की ओर खींचता है। जब समुद्र का पानी पीछे की ओर घंटों जाता रहेगा तो उस दौरान नदियों का पानी क्या होने लगेगा, नदियों का पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, नदी अपने बॉटम को काटने लगेगा। क्यों काटने लगेगा जरा सोचो, क्योंकि नदी का जो चैनल था ना, वो चैनल उसने सी लेवल के अकॉर्डिंग ग्रेडेड किया था, डाल प्रबंधता बिल्कुल ऐसी बनाई थी कि वो समुद्र तल तक आराम से पहुंचता रहे, कोई रुकावट ना आए उसको ओरिजिन से माउथ तक। लेकिन जब समुद्र तल ही नीचे चला गया, बेस लेवल ही नीचे चला गया, सुनामी के कारण टेम्पररली नीचे गया हो, या फिर हिमयुग के कारण परमानेंटली काफी लॉन्ग टाइम के लिए समुद्र का तल नीचे चला गया हो। चलो ठीक है, उल्टा देखते हैं क्या, चलो नीचे नहीं गया समुद्र का तल, तो समुद्र का तल ऊपर उठ गया। ऊपर कैसे उठेगा, दोनों ध्रुवों पे बर्फ पिघल रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। तो क्या होगा फिर, जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो दुनिया की जितनी नदियां हैं, दुनिया की जितनी नदियां हैं सब कहां गिर रही हैं, बड़ी से बड़ी नदियां, छोटी से छोटी नदियां अल्टीमेटली कहां गिर रही हैं, ये बड़ी नदियां समुद्र में। और समुद्र का जलस्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो बेस लेवल क्या हो रहेगा, अप होगा। बेस लेवल अप होगा तो सारा जो नदियों का जो ग्रेडेड चैनल है, जिस चैनल पे नदियां बह रही हैं, जिस चैनल से नदियां बह रही हैं, तो वो जो चैनल होगा वो अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अफेक्टेड होगा। तो क्या अपरदन चक्र स्लो होगा या फास्ट होगा, सर बेस लेवल यदि अप हो जाएगा ना तो अपरदन चक्र स्लो हो जाएगा, इरोजन साइकिल स्लो हो जाएगा, नदियों की जो गति है ना पानी के इधर आने की वो मंद पड़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा, फ्लड प्रोन एरियाज बढ़ेगा, क्यों होगा ऐसा, एकदम बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल सोचो ना।
जहां पानी मिल रही थी जिस गड्ढे में, वो गड्ढा ऑलरेडी लबालब हो गया, भर गया और अप हो गया चैनल से, तो वो अपर्दन चक्र की जो चक्र जो था वो रुक जाएगा, गति मंद हो जाएगी नदियों की। लेकिन यदि बेस लेवल नीचे चला गया तो गति तीव्र हो जाएगी, पहले से ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन से बहने लगेगी नदियां, काटने लगेगी अपने बॉटम को, फिर से इरोजनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इरोजनल स्पीड बढ़ जाएगी, इरोजन की रेट बढ़ जाएंगे। सो चेंज इन द बेस लेवल, आधार तल में यदि परिवर्तन होता है, और ये आधार तल है क्या? आधार तल जो है वो समुद्र तल के अनुसार नदियां अपने बेसिन के निचले लाइन को, जिसको कि चैनल कहते हैं, उस चैनल को ग्रेडेड करने की कोशिश करती है। ये जो चैनल ग्रेडेशन है, ये जो ढाल प्रवणता है, इसको नदियां मेंटेन करके रखने की कोशिश करती है और उसको आधार तल के समानांतर बनाने की कोशिश करती है। बेस लेवल, जो नदी का जो बेस लेवल है, जहां तक नदी का मैक्सिमम, नदी अपने बॉटम को कहां तक काट सकती है, एक नदी मैक्सिमम कितना गहरा हो सकता है? आधार तल तक। और ये जो आधार तल तक नदियां गहरी हो सकती हैं, अपने तल को काट सकती हैं, यही आधार तल को ग्रेडेड करना चैनल का ग्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, और चैनल का ग्रेडेशन अफेक्टेड हो सकता है यदि समुद्र के जल स्तर में कमी या वृद्धि आएगी। ठीक है, समुद्र के जल स्तर में, देखिए जिन बच्चों का मॉर्निंग में कोई क्लास रहता है, उन बच्चों के लिए हम बता दें, आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल लिंक आपके पास होगा। जब आप फ्री होंगे तब आप उसको देख करके नीचे कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। और आप सबको तो और भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप वहां पे तो कमेंट और रिप्लाई वाली बात आती है यूट्यूब पे। यहाँ जूम पे आप आराम से पूछ सकते हैं कन्वर्सेशन के थ्रू। एक और रास्ता है, आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भी मैसेज भेज सकते हैं कि सर जीएस की क्लास में ये वाला टॉपिक बताए थे, इसमें ये डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं, आप प्लीज जब भी फ्री हो आप ये डाउट मेरा क्लियर कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका डाउट ले लेंगे। देखिए, जहां चाह वहां राह। आज बड़ा पवित्र दिन है, आप सब ने व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाया होगा, कई चैनल वालों भाई साहब ने तो जंग मचा दी होगी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल कर ना लो। ये बड़ी अच्छी बात है। आपने आज स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का आज जन्म दिवस है, युवा दिवस। 12 दिसंबर 1984 को यह तय किया था भारत सरकार ने कि हम आज से मनाएंगे युवा दिवस, क्योंकि वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर थे और यंग जनरेशन को पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड किया था। और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड स्टेटमेंट हैं। और नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, बहुत महान व्यक्तित्व थे, ईश्वर तुल्य थे, लोग उनको ईश्वर मानते हैं, बहुत लोग पूजते हैं उनको। आप में से भी कईयों के वो आइडियल होंगे, आदर्श होंगे स्वामी विवेकानंद, उनका आज जन्म दिवस है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि आप सब के सब उनके ही अगली जनरेशन है, तो उनका कुछ लाइन जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं बहुत ज्यादा उनको मानता हूँ, शुरू से ही उनमें बड़ी आस्था रही है। आजकल तो नहीं, जो बच्चे पहले मेरे से पढ़ते होंगे ना, उनको पता होगा। मैं जब पढ़ाता था वहाँ बिहार जमालपुर, एक छोटा सा शहर है, तो माथे में ऐसे मुरेट्ठा, हम बिहारी लोग हैं ना गमछा बांधते हैं, तो हम ऐसे ही पगड़ी बांध के रखते थे हमेशा। वो जो पगड़ी था वो मेरा एक प्यार था विवेकानंद जी से देख करके। हम भी माथे में पगड़ी बांध के एकदम सेम टू सेम डिजाइन पगड़ी बांध के क्लास लिया करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। पीछे बड़ी बड़ी तस्वीरें होती थी उनकी, तो जारे में कान भी बच जाता था और साथ में उनके प्रति प्यार भी आता था थोड़ा। तो बच्चे बोलते बोलते भी थे कि भैया बिल्कुल उसी तरीके से बांध रहे हैं। एक बच्ची है भी यहाँ, सोनी, वो तो पढ़ चुकी है। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ। आज मैंने भले ही व्हाट्सएप पे नहीं लगाया, यूट्यूब पे कोई उस पर वीडियो बना के नहीं कमाया कमाना कुछ नहीं होता, यूट्यूब एक भ्रम था जो दूर हो गया, इसी बहाने आपसे जुड़ लिए, ये अचीवमेंट है। ठीक है, यूट्यूब तो बाकी मैंने देख लिया क्या है। बहुत लंबे और लंबा इन्वेस्टमेंट के बाद आप बहुत मिनिमम अर्न कर पाते हैं, और जो अर्निंग होती है वो आपके मेहनत का मेहनताना नहीं होता, और ओवरऑल बहुत ज्यादा उसमें मारा मारी और छल प्रपंच बहुत है। मतलब पढ़ाओ कुछ भी,
ऊपर वाला जो फेस है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक नाम देते हैं, वो बड़ा दमदार लगा, तो धोखेबाज वाला। अंदर कुछ रहे, बाहर से पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, और बहुत सारा था उसको। लेकिन हाँ, पॉजिटिवली मैंने बहुत अच्छा लाभ पाया उससे, कि आप सब तक पहुंच पाया, और अभी भी उसको एक प्लेटफॉर्म, अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में मैं क्रिएट करके लेके चलूंगा, ताकि आगे भी बच्चे मुझे याद रखें कि बढ़िया बताया उसने। आज इस पॉइंट्स को लिखना है, आपके पास अब पॉइंट्स भी है। बिगिनिंग में आप क्या लिखोगे वो भी समझ गए। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे, डेविस महोदय ने जो आदर्श अपर्दन चक्र की संकल्पना बताई, वह अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, पेनी प्लेन बनाना। बट पेनी प्लेन तब बन पाएगा, संप्राय मैदान तब बन पाएगा डेविस का, या फिर पेंक का जो इंडरम्प है वो तब बन पाएगा, पेंक का इंडरम्प तब बन पाएगा, या डेविस का पेनी प्लेन तब बन पाएगा, जबकि जिस उत्थित स्थल खंड पे, जिस राइजेस लैंडफॉर्म पे पूरा का पूरा साइकिल स्टार्ट हुआ है, वो साइकिल फिनिश होगा। और साइकिल तब फिनिश होगा उस लैंडफॉर्म पे, उस लैंडस्केप पे, जब वो लैंडस्केप स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, परमानेंट रहेगा। और लैंडस्केप परमानेंट रहे, ये इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है हमारी, ये डायनामिक है, और अर्थ पे एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डायनामिक मूवमेंट होता रहता है। अब उन्हीं सारे डायनामिक मूवमेंट्स को, और जो चेंजेस आ सकते हैं, पॉसिबल चेंजेस हैं, उन्हीं को हम कहेंगे व्यवधान, प्रॉब्लम्स इन द साइकिल ऑफ इरोजन। तो पहला प्रॉब्लम क्या आ सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बेस लेवल बदल सकता है, क्योंकि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है, कहीं कमी भी आ सकती है। हिमयुग के कंडीशन में समुद्र का जल स्तर कई बार नीचे गया है। आज से 6 लाख वर्ष पहले आइस एज आया था, आज से 14 लाख वर्ष पहले आइस एज आया था। हिमयुग में धरती के दोनों गोलार्ध का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया था। जब समुद्र का पानी बर्फ बना होगा तो निश्चित तौर पे समुद्र का जल स्तर पीछे गया होगा। अब जब समुद्र का जल स्तर पीछे गया होगा, यानी नीचे गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो फास्ट हो गया होगा, पहले से एबनॉर्मल हो गया होगा, एबनॉर्मल। और यदि फिर हम अभी कह रहे हैं कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तपन के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों ध्रुवों पर जो कैप है, आइस कैप है, वो पिघल रहा है। तो उसके पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो सोचो, दुनिया भर की नदियों को इमेजिन करो, उनकी जहां पे वो डेल्टा बना रही है, जहां पे वो एस्चुअरी बना रही है, वहां पे जहां डेल्टा और एस्चुअरी उसका बन रहा है, वहां पे जल स्तर यदि बढ़ जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, तो क्या होगी बातें, वो जो वो मलबा लेके आई थी, उस मलबा को वो लेके बह जाएंगे, और अंदर समुद्र का पानी नदी के पानी को धक्का दे देंगे आगे। तो उसकी उसका जो अपर्दन का चक्र है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। एक गुड़िया लिखती है, जिया लिखती हैं कि सर, जो रिवर एस्चुअरी बनाती हैं, उसके केस में ओल्ड एज में रिजुविनेशन होता है क्या? बेटा, अभी हम इस पे बात नहीं की है। हमने आपको कहा था ना, 2 मिनट आप रुक जाइए, मैं अभी जो बता रहा हूं आपको, वो प्रॉब्लम्स बता रहा हूं। और जो क्लासेस थी हमारी, उसमें मैंने कहा था कि इसके बाद हम रिजुविनेशन पे बात करेंगे। पहले हम टॉपिक नंबर 1 पे बात कर रहे हैं, ये हमारा पूर्ण होने वाला है। तब हम टॉपिक नंबर 2 पे आएंगे, जो एक अलग टॉपिक है, रिजुविनेशन। ठीक है, इस पे हम जस्ट इसके बाद आएंगे। रिजुविनेशन जो है वो इनके, जब अपर्दन चक्र में कोई ऐसी बाधा आती है जिनसे अपर्दन चक्र तीव्र हो जाता है, जिनसे अपर्दन चक्र तीव्र हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, नदियां फिर से कलकलाने चलचलाने लगती हैं, नदियों के पानी की गतियां बढ़ जाती हैं, वो केस रिजुविनेशन का है। तो रिजुविनेशन एक छोटा सेपरेट अलग टॉपिक हो जाता है, जबकि प्रॉब्लम्स विथ दी साइकिल ऑफ इरोजन एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसमें से कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। साइकिल रुक सकता है, साइकिल रीस्टार्ट हो सकता है, साइकिल फास्ट हो सकता है, साइकिल स्लो हो सकता है। जैसे आधार तल में बदलाव आया, समुद्र का तल उठ गया, तो समुद्र का तल यदि उठ जाएगा, समुद्र का तल यानी सी लेवल, समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा, तो अपर्दन चक्र मंद पड़ जाएगी नदियों का।
नदियों का साइकिल ऑफ इरोजन यदि मंद पड़ा तो क्या होगा? नदियों का साइकिल ऑफ इरोजन यदि मंद पड़ेगा तो नदियां अपना जो बाढ़ क्षेत्र में विस्तार करेगी। नदियों का जो फ्लड प्रोन एरिया है, जो उसका कैचमेंट एरिया रहा था, वो एरिया वहां पे क्या इंक्रीज होगा? जहां से नदियां जल संग्रहण करती थी, दैट मीन्स कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लड प्रोन एरिया। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लड प्रोन एरिया। इट मींस वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में परिणत हो जाएगा। उन क्षेत्रों में बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बहुत लंबे समय तक एरिया पानी में डूबा रहने लगेगा। तो ये रीजन कब होगा, ये प्रॉब्लम कब होगा? जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। और इससे क्या होगा? नदियों में जो जल की गति है वो मंद पड़ जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी नदियों का, फ्लड बढ़ने लगेगा, फ्लड प्रोन एरिया। और ये एक तरीके से साइकिल ऑफ इरोजन धीरे 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 स्लो होगा और अल्टीमेटली फिर रुक जाएगा, बंद हो जाएगा साइकिल ऑफ इरोजन, अपर्दन अपरदन चक्र बाधित हो जाएगा। तो ये व्यवधान हम लोग पढ़ रहे थे अभी, और लगभग पढ़ ही लिए। व्यवधान के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया कि अपरदन चक्र में व्यवधान किन किन कारणों से आता है। तो पहला कारण हमने पढ़ा ज्वालामुखी क्रिया से, दूसरा कारण हमने पढ़ा जलवायु परिवर्तन से, तीसरा कारण हमने पढ़ा आदर्श तल जो आधार तल है उसमें होने वाले चेंज से। ठीक है, तो यही मेन रीजन है, तीन चार। इसके अलावा आप अर्थक्वेक, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, इन चीजों को भी पॉइंट के रूप में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक, फोल्डिंग, फॉल्टिंग को भी, यानी कि इसमें और भी पॉइंट हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो भूकंप है, कभी कभी भूकंप के कारण भी अपर्दन चक्र बाधित होती हैं। जैसे आप उदाहरण भी दे सकते हैं, सिंधु नदी तंत्र पता है ना आपको, इंडस वैली रिवर सिस्टम। अब सिंधु नदी तंत्र का जो पाथ है, नदियों का जो पाथ है, मार्ग है, उनमें बार बार परिवर्तन हुआ है। जो बच्चा इतिहास पढ़ता है जीएस में, वो सिंधु घाटी सभ्यता की स्टडी करता है, और सिंधु घाटी सभ्यता की स्टडी करते समय वो बच्चा जरूर इस बात पे ध्यान देता है कि एक पॉइंट लिखता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिक्लाइन का एक रीजन था चेंज इन द पाथ ऑफ द रिवर। नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण इन नदियों के तटों पर बसी हुई सभ्यता विनष्ट। तो सवाल उठता है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन क्यों हुआ? आखिर सिंधु नदी जो कभी खंभात की खाड़ी में गिरा करती थी, सिंधु नदी जो कच्छ की खाड़ी में गिरा करती थी, वो नदी धीरे 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 पश्चिम की तरफ अपना रास्ता क्यों बनाती गई? यानी ढाल बदला होगा। नदी का बहाव तो सिंपल है कि वो ढाल पे डिपेंड करता है, यानी ढाल चेंज हो गया नदी का। अब ढाल कैसे बदला होगा? इस जोन में नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ क्यों? सिंपल सा आंसर है, ये वो जोन है जिसको हम सिस्मिक जोन 5 में रखते हैं। ये सिस्मिक जोन क्या होता है? भूकंप क्षेत्र। भारत में जो भूकंप क्षेत्र है उसको 5 जोन में बांटते हैं, लेकिन होता वो 4 ही है, क्योंकि जोन 1 नहीं होता। तो सिस्मिक जोन 2 वो जोन है, वो एरिया है जहां भूकंप बहुत हल्का आता है, नहीं के बराबर आता है। सिस्मिक जोन 3 मोर सेंसिटिव देन 2, ये वो जोन है जहां भूकंप आता है लेकिन उतना ताकतवर नहीं आता। सिस्मिक जोन 4 ये है आपका आपका उत्तर भारत। कभी बिहार कांपता है तो कभी दिल्ली कांपती है, तो कभी इधर हिमाचल, इधर इधर जो 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 भी एरिया है मैदानी भाग में, गंगा के मैदान वाला जो क्षेत्र है, ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। और जो प्योर हिमालय है, जो हिमालय रीजन है, उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, उधर इस्लामाबाद दौलताबाद वाला रीजन हो गया, जहां पे सुलेमान नाम की पहाड़ी पाकिस्तान में, जहां पे किरथर नाम की पहाड़ी पाकिस्तान में, यानी भुज वाला एरिया, भुज हो गया, इस्लामाबाद हो गया, एबटाबाद हो गया, स्वात घाटी हो गई, जो भी वो एरिया है पूरा का पूरा, ये सारा एरिया सिस्मिक जोन 5 में आता है। यानी कि फ्रिक्वेंटली वहां पे अर्थक्वेक के कंडीशंस बनते हैं, क्योंकि ये वो जोन है जहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट टकराई है किससे? यूरेशियन कॉन्टिनेंट से। तो यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो टकराव वाला बॉर्डर एरिया है, वो सिस्मिक जोन 5 में, और वहां अक्सर भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं। और जब भूकंप आता है, धरती कांपती है, वहां धरती के कांपने से कभी कभी उनके बीच का जो कंपोजिशन ऑफ द रॉक है वो थोड़ा सा बदल जाता है, और वो किसको चेंज कर देता है? वो वहां के स्लोप को चेंज कर देता है। और जब वहां स्लोप चेंज हो जाता है ड्यू टू अर्थक्वेक,
तो वो भी अफेक्ट करता है साइकिल ऑफ इरोजन को। फॉर एग्जांपल इंडस वैली रिवर सिस्टम में जो पाथ चेंज हुआ है उसके लिए ये अर्थक्वेक ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? वहां पे जलवायु ज्वालामुखी तो कोई नहीं फटा, हाँ क्लाइमेट चेंज भी हुआ वहां पे। सो क्लाइमेट चेंज एंड द अर्थक्वेक बोथ वर इंपॉर्टेंट, both were responsible for the change in the path of the Indus river and their system, their tributaries, जो उसकी सहायक नदियां थी उनमें जो परिवर्तन आया पाथ में, जैसे सिंधु नदी ने अपना पाथ बदला, या फिर सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इन सबों ने जो अपना पाथ बदला, तो इनके चेंज ऑफ द पाथ के पीछे का रीजन क्या था? दैट वाज मेन रीजन वाज अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक के जोन में है। आपने सुना होगा भुज में बहुत भयंकर भूकंप आया था एक बार, आपने सुना होगा एबटाबाद में भूकंप आया था बहुत भयानक। तो ये पूरा रीजन ही सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है। चलो आप लिख लोगे ये सारा पॉइंट, मुझे उम्मीद है, या और ज्यादा बड़ा आंसर होगा भी नहीं, छोटा आंसर, और कुछ पॉइंट्स आपके पास हमने कल वाला जो बोर्ड वाला पीडीएफ भेजा था उसमें अवेलेबल है, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब अगली बात करता हूं मैं आपसे, नवोन्मेष की बात करता हूं, जिसको आप रीजुविनेशन कह रहे हो। ये एक बड़ा पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है साइकिल ऑफ इरोजन से रिलेटेड, और आज के समय में ये ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। गंगा के रिजुविनेशन की लोग बात कर रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है महाराष्ट्र किस में? वो सिस्मिक जोन 2 में है, यानी सेफ फ्रॉम द अर्थक्वेक। फिर महाराष्ट्र में कोयना में भूकंप क्यों आया था? तो वो एक आइसोस्टेसी का केस था। ये क्या होता है आइसोस्टेसी? भू संतुलन। तो क्यों खराब हो गया था वहां, बैलेंस क्यों बिगड़ गया था अर्थ का? ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण। क्या किया था ह्यूमन ने? तो ह्यूमन खुराफात है त्यागी जी, एकदम बिल्कुल। उसने वहां पे एक कोयना नाम की नदी थी, उसको बांध दिया था। बांध दिया मतलब उस पर डैम बना दिया था, और डैम बना करके कोयना नदी से एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया था। सोचा था कि यहां से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेंगे सबको, यह सोचा था कि उससे वहां पे आसपास इरिगेशन मैनेज करेंगे हम सबका। लेकिन उसके कारण ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। कोयना में जो वो वाटर रिजर्वोयर बना, दैट वाज मैन मेड वाटर रिजर्वोयर, एंड दैट रिजर्वोयर ने क्या किया, इस रिजर्वोयर ने वहां का जो भू संतुलन है, जो वहां के चट्टानों की जो परतें हैं उसकी जो संतुलन, उसको बिगाड़ दिया। तो धरती अपने को संतुलित करने के लिए कांप गई, और कांप गई तो वहां जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर लोड था कोयना डैम का, वो टूट गया और बह गया पानी, और बैलेंस हो गया। बहुत बाद में पता चला लोगों को कि ये जो अर्थक्वेक था ये एक तरीके से ह्यूमन एरर के कारण हुआ था। यानी मानव को समझना चाहिए कि हम जहां तहां रिजर्वायर बना देते हैं तो उससे धरती का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। एक प्रश्न है सुभाष जी का, भैया रिवर में सालों भर वाटर कहाँ से आता है? जो साउथ रिवर है उसमें वाटर कहाँ से आता है, जबकि ग्लेशियर ग्लेशियर है भी नहीं उधर? अच्छा। और एक बच्चा पूछते हैं दीपेंद्र जी, सर नदियों की उराही क्या होता है? देखिए उराही टर्म हम नहीं सुने हैं, हम बहुत इस मामले में बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, जो हम नहीं सुने हैं सो नहीं सुने हैं। उराही के लिए कोई और टर्म यदि हो तब हम पहचान पाएंगे कि आप पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उराही के लिए कोई और टर्म आपको वहां दिख रहा हो यदि आपके प्रश्न में, तो आप इस टर्म को थोड़ा क्लियर कर दें, फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम उराही नहीं जानते हैं, ठीक है। और सर ये जियो मैग्नेटिज्म क्या होता है बताते हैं हम, हैरी हैस का ये क्या पॉइंट है जियो मैग्नेटिज्म? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है त्यागी जी। जियो मैग्नेटिज्म मतलब भू चुंबकत्व। धरती एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। आयरन ज्यादा है ना इसके कोर में, आयरन और निकल, वो एक तरह से मैग्नेटाइट आयरन का ही रूप है। चुंबक जो है वो आयरन की ही एक वेराइटी है। तो इसलिए जो अर्थ का कोर है वो एक तरीके से मैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है, और उसके मैग्नेटिज्म के प्रभाव से अदर जो प्लेटें हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ती है। तो हैरी हेस ने उसी टर्म को एक तरीके से क्वाइन किया था। हम आपको जियो मैग्नेटिज्म अलग से एक क्लास रख देंगे तो उसमें पूरा समझा देंगे, ठीक है। दीपेंद्र जी से, दीपेंद्र कर्ण से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि उराही टर्म को कोई आप में से जानता है तो जरूर क्लियर करेंगे थोड़ा, ठीक है। चलिए ठीक है, माइक ऑन करके क्लियर करिए दीपेंद्र जी। जी प्रणाम सर। जी जी। सर ये उड़ाही का हुआ था से 2 साल पहले जो है जिला प्रशासन सीतामढ़ी में के द्वारा जो है सो बाढ़ वगैरह जब आया था ना, तो बाढ़ से पहले जो है
जी। उसका मतलब एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो है ना उसको जेसीबी वगैरह की मदद से कुछ किया गया था नदियों अच्छा का। अच्छा, ये संजय जी लिख रहे हैं उराही मतलब पुनर्जीवन। नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयास किया गया है वो है उराही। चलिए हम बताएंगे, अब आराम से बता लेंगे, ठीक है। वो तो हमारा टॉपिक ही है, उसी को हमने शुरू किया है। तो यानी उराही एक आपका लोकल टर्म कह सकते हैं, स्थानीय भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द हो सकता है। और उसका मतलब हो गया रिवर का कचरा गाद ये सब साफ करना। चलिए ठीक है, थैंक यू संजय जी, थैंक यू कुंदन जी। और अपने दीपेंद्र भाई ने भी एक टर्म अच्छे से बता दिया आपको, उराही। थैंक यू सो मच। हम दरअसल ये टर्म कभी सुने नहीं थे, हमारे लैंग्वेज में यूज नहीं हो रहा था और किताबों में मैंने देखा नहीं था। तो हम जो टर्म यूज कर रहे हैं उसका नाम है नवोन्मेष। ये नवोन्मेष जो टर्म पॉपुलर हुआ है, इसमें दो लोगों का बड़ा रोल है। ये सविंद्र सिंह जी का रोल है और माजिद हुसैन जी का रोल है नवोन्मेष टर्म को पॉपुलर बनाने में। पहले जो टर्म यूज होता था, यूरोपियन जोग्राफर्स इसको रिजुविनेशन कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसी को नवोन्मेष कहते हैं। नवोन्मेष का मतलब होता है नयापन आना, नई जवानी आना। तो इसीलिए इसको एक और दूसरे लैंग्वेज में पुनर्युवन के नाम से जाना जाता है। पुनर्युवन शब्द यूज होता है। तो नवोन्मेष, पुनर्युवन या फिर रिजुविनेशन जो है, दोनों छोटी मात्रा होगी। तो जो रिजुविनेशन है, नवोन्मेष है, आपने एक और टर्मिनोलॉजी इसके साथ लोकल टर्मिनोलॉजी क्वाइन किया, उराही। चलिए ठीक है। तो दरअसल क्या है ये नवोन्मेष या पुनर्युवन, इसके लिए यदि एक डेफिनेशन आपको सीखना हो, परिभाषा जानना हो, तो सविंद्र सिंह की किताब में लिखा है कि जो जो जलीय प्रक्रम है, जलीय प्रक्रम को सविंद्र सिंह शुद्ध भाषा, देखिए इलाहाबाद वाले यूपी वाले जो लोग होते हैं ना, वो हिंदी साहित्य के बड़े 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 जो कवि हुए, मैथिली शरण गुप्त हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, अपने यहाँ के दिनकर जी हो गए, तो ज्यादातर जो फेमस कवि हुए हैं हिंदी साहित्य के, वो यूपी के हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कवि ज्यादा हुए हैं, ठीक है। और बिहार में भी कवि थे, लेकिन यूपी वाले कवि ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। हिंदी साहित्य के मामले में जो ये लोग होते हैं, थोड़ा ज्यादा एकदम क्लासिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो नदियों को कहीं कहीं सरिता पुकारते हैं। ये सरिता मतलब नदी होती है। तो जलीय प्रक्रम यानी सरिता यानी नदी के अपर्दन की शक्ति जो होती है, अपर्दन की शक्ति, उस शक्ति में कई कारणों से कमी आ जाती है। और एक कारण ढाल का, सबसे मेन कारण, देखो पुनर्युवन का मतलब पता है, जब नदी को आपने, या जब नदी फिर से अपर्दन की शक्ति हासिल कर लेती है, यानी अपर्दन की क्षमता हासिल कर लेती है, तो एक तरीके से ये क्या कहलाता है, नवोन्मेष। नदी में क्या आ गया, नवोन्मेष आ गया। नदी फिर से क्या हो गई, युवा हो गई, ठीक है, यानी पुनर्युवन हो गया नदी का। अब सवाल ये उठता है, समझना ये है कि अपर्दन की क्षमता जो नदी फिर से पाती है, इरोजनल कैपेसिटी नदी को कैसे मिलेगा, और आखिर इरोजनल कैपेसिटी जो है, इरोजनल पावर जो है, अपर्दन की शक्ति जो रिवर की है, वो कम किन कारणों से हो जाती है, कम क्यों हो जाती है। तो देखो अपर्दन की शक्ति का स्रोत क्या है, ढाल है, स्लोप यानी कि ढाल। अपर्दन की शक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ढाल। दूसरा स्रोत क्या है, नदी में जल की मात्रा। नदी में जो जल की मात्रा होगी, एक बच्चे ने पूछा कि सालों भर नदी में पानी कहां से आता है, तो उस मासूम सवाल का जवाब जल्दी ही दे रहा हूं मैं। तो नदी में जल की मात्रा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इरोजन के फोर्स में, इरोजन के फोर्स को ग्रो करने में या कम करने में इनका भी रोल है, स्लोप का भी रोल है। तीसरा है
कि नदी में जो डिपॉजिट्स है, नदी में जो डिपॉजिट्स है, यानी जिसको आप अवसाद कहते हैं, या फिर आप अभी एक बच्चे ने लिखा जिसको कचरा कहते हैं, या फिर आप जिसको गाद कहते हैं, नदी में जो पड़ा रहता है अंदर मटेरियल, गाद कहते हैं या कचरा कहते हैं या अवसाद कहते हैं। तो नदी में इसकी मात्रा जो है, यदि नदी के ट्रांसपोर्टेशन के कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो भी वो नदी के अपरदन की शक्ति को प्रभावित करेगी। तो नदियों में जल की मात्रा, स्लोप, और नदी में अवसाद की मात्रा या गाद की मात्रा, ये ऐसे फैक्टर हैं जो नदी के अपरदन की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अपरदन की क्षमता को ये प्रभावित करते हैं। एक बच्ची ने लिखा नवोन्मेष का मतलब न्यू प्लस उन्नति या विकास। चलिए, थैंक यू सो मच। शुद्ध हिंदी वाले लोग जो हैं उनका स्वागत है, और इसी तरीके से आप अपना ध्यान बनाए रखिए हिंदी के शब्दों पर। तो नवोन्मेष का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, नदी से संबंधित नवोन्मेष की बात हो रही है। तो जब सरिता या जलीय प्रक्रम अपने अपरदन की शक्ति खो देती है, उसमें ऋणात्मक परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, तो उसकी गति जो है वो मंद पड़ जाती है। अपरदन की शक्ति कम होने का मतलब है कि नदी की गति क्या हो गई, कम पड़ जाती है। किसी कारण से यदि नदी के अपरदन की क्षमता में वृद्धि हो गई हो तो उसी को अन्वेष कहते हैं, नवोन्मेष कहते हैं। यदि नवोन्मेष को डिफाइन करना हो तो बस इसी को कहना कि जब रिवर अपनी इरोजनल कैपेसिटी फिर से पा लेती है तो उसको क्या कहते हैं, नवोन्मेष। उसी को क्या कहते हैं, पुनर्यौवन। तीन चार कारणों से नदियों के अपरदन की क्षमता चली जाती है। एक, नदियों के ढाल में होने वाले परिवर्तन से। यदि ढाल में नेगेटिव चेंज आ गया तो नदी की अपरदन की क्षमता कम जाती है। यदि नदी में जल की मात्रा कम हो गई तो नदी के अपरदन की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। और यदि नदी में जो अवसाद की क्वांटिटी है वो ज्यादा हो गई, अवसाद की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई कि नदी को जो उसको कैरी करने का ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी नहीं है, तो नदी जो है नेगेटिव हो जाता है अपरदन। इसके अलावा एक और पॉइंट तो मेन पॉइंट तो है ही, वो है बेस लेवल। आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन जो है, यानी बेस लेवल में होने वाला नेगेटिव चेंज, ऋणात्मक परिवर्तन, ये तब होता है जब समुद्र तल ऊंचा उठता है। जब समुद्र तल ऊंचा उठता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, बढ़ता है, तो आधार तल नेगेटिव होता है। ठीक है, और ऐसे केसेस में रिवर का जो कैपेसिटी है इरोजन की वो कम हो जाती है। किसी कारण से यदि नदी में इरोजन की कैपेसिटी अचानक बढ़ जाती है, वृद्धि होती है, तो उसको कहते हैं नवोन्मेष, उसको कहते हैं पुनर्यौवन। और जैसे ही नदी जवान होती है, फिर से जैसे ही नदी में पुनर्यौवन वाली केसेस आती है तो नदी डीपनिंग ऑफ द वैली करने लगती है, वैली डीपनिंग, अपने घाटी को गहरा करने लगती है। ये साइन है, ये एक तरह से सिम्टम है, ये एक तरह से लक्षण है। यदि कोई नदी अपनी घाटी को गहरा करने लगे तो ये इस बात का साइन है कि नदी फिर से जवान हो रही। अब यदि वो घाटी को खुद से गहरा नहीं कर पा रही है और बिहार सरकार आपकी मदद से उसकी घाटी गहरा करवा रहा है, गाद हटवा रहा है, कचरा हटवा रहा है, तो जब ये गाद कचरा ये हटेगा, अवसाद हटेगा, तो नदी का जो चैनल है, जो ग्रिड है, उसमें वाटर के फ्लो की स्पीड बढ़ जाएगी और एक बार फिर से वो फ्लो करने लगेगा, नदी पुनर्जीवित हो जाएगी नदी, और नदी अपने वैली को, जो घाटी की डीपनिंग स्टार्ट कर देगी। दैट विल बी, ये इसको बोलते हैं पुनर्यौवन या पुनर्जीवन। नदी को पुनर्जीवित करने का भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इवन गंगा के रिजुविनेशन की बात चल रही है, क्योंकि गंगा भी मरने को आ गई है। कई जगहों पे इतना ज्यादा गाद कचरा डिपोजिट्स बढ़ गया है। हजारों नदियां ऐसी हैं जो दम तोड़ रही हैं भारत में, और इन नदियों को, इनमें से कई नदियों ने दम तोड़ दिया है, खत्म हो गई हैं।
तो इन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास जारी है, और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए हर एक सरकारें भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। बिहार सरकार का जो जल जीवन हरियाली है, उसमें कई जो ऐसी नदियां हैं जो डेड हो गई, जिनका साइकिल ही खत्म हो गया, उनको रीस्टार्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, अब एक नन्हा क्वेश्चन उन बच्चों उनका ले लेते हैं कि सर ये जो नदियां हैं इनको पानी कहाँ से आता है। एक बड़ा मासूम सा बच्चा क्वेश्चन पूछा था हमसे। एक एक प्रश्न कहाँ है भाई, ऊपर। ये क्वेश्चन सुभाष जी का है शायद, हाँ सुभाष जी का है। भैया रिवर में सालों भर वाटर कहाँ से आता है। जो साउथ रिवर है उसमें भी वाटर आ जाता है सालों भर। देखिए रिवर के वाटर का सोर्स जो होता है बेसिकली दो सोर्स होता है। एक सोर्स होता है ग्लेशियर, तो हिमालयन जो माउंटेन्स है यहाँ पे तो चलो ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी धीरे धीरे अलग अलग धारा के रूप में नीचे उतरती है, और वो सारी धाराएं मिलके गंगा को पानी दे देती हैं, या जो भी हिमालय की नदी है यमुना को पानी दे देती है, ब्रह्मपुत्र को पानी दे देती है। आपके मन में ये दुविधा ये आ रही है कि दक्षिण भारत में तो ऐसा कोई ग्लेशियर है ही नहीं, तो फिर दक्षिण भारत की नदियों में भी कहाँ से पानी आता रहता है। तो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना होगा कि नदियों का अपना एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है। और इस कैचमेंट एरिया में से बरसात का पानी जमा होते रहता है इसमें, और ये ऊंचाई पे होता है। यदि आप यदि सुभाष जी यदि जमालपुर से हैं, मेरे अनुसार से जमालपुर के यदि आप हैं तो आपको और आसानी से मैं समझा दूं, ठीक है। आप और दूसरे जगह के लोग भी समझेंगे। काली पहाड़ पर कभी चढ़े होंगे आप, तो काली मंदिर के आगे, काली नहीं, ड्यू टू रेन वाटर तो सही है, दिव्या लिख रही हैं, लेकिन रेन वाटर आज बरसा हुआ कल तक तो बह के निकल जाना चाहिए उस पानी को। नहीं, बरसात के साथ बह जाना चाहिए, फिर तो नदी को सूख जाना चाहिए। उस बच्चे को वही डाउट हो रहा है, तो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप जमालपुर से हो तो वहां पे एक काली मंदिर है, और सब जमालपुर वाला एक ना एक दिन उस पर चढ़ा होता है काली मंदिर पे। काली पहाड़ के पास आजकल एक राधा कृष्ण का मंदिर भी बन गया है बिल्कुल। उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपको मंदिर के पूरब में देखना, यानी उधर पहाड़ों की तरफ बहुत लंबा चौड़ा एक ऊंचा टीला, जो पहाड़ पे ही काली पहाड़ के ऊपर आपको क्रिकेट खेलने स्टेडियम लायक एक पूरा जगह दिख जाएगा। बहुत बड़ा एरिया, खाली एरिया जिसमें जंगल उगा हुआ है। मैं उस जंगलों में भटका हूं, अंदर घुसा हूं, पूरा घूमा हूं जानवर देखने के चक्कर में। उस पार चला गया था उधर पाटम पाटम के तरफ, मोर वोर के गुफा उफा खोजने के चक्कर में। तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा एरिया है। और जब बारिश, संजोग से एक बार मैं वहां था और बारिश हुई, और जम के बारिश हुई, और बारिश उस पूरे एरियाज में हुई, और लगातार उसके बाद 3-4 दिनों तक बारिश हुई। और फिर मैंने क्या देखा कि झरना फूट गया काली पहाड़ में। तो झरना फूटने के पहले मैं वहां था, और जब झरना फूटा तो भी वहां था। तो मैंने ये चीज महसूस किया, वहां पे पढ़ा नहीं, जिया ज्योग्राफी को, कि इतने बड़े एरियाज में, ज्यादा बड़ा नहीं है वो तो जमालपुर का छोटा सा एक तरीके से, उससे बड़े बड़े एरियाज साउथ इंडिया में हैं, पहाड़ी एरियाज। विंध्याचल है, अजंता है, सतपुरा है, हरिश्चंद्र नाम की पहाड़ी है, सहाद्री घाट में भी महाबलेश्वर, बहुत तरह का त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, कई पहाड़ियां, बड़ी बड़ी पहाड़ियां रीजन है। इन सारे रीजन में जब वर्षा होता है बहुत बड़े एरियाज में, तो चट्टानों के बीच बीच में ऊंचाई पर पानी जमा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपके छत पर टंकी, आपके छत पर जैसे टंकी है ना, तो जैसे टंकी में पानी आप स्टोर कर लेते हो और फिर बाद में नलका में आते रहता है थोड़ा थोड़ा करके, वैसे ही ऊंचाई पर बने हुए ये जो इंटर माउंटेनियर प्लेटू रीजन है, बड़ा बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पानी संग्रहित हो जाता है वर्षा का। सोचो जब काली मंदिर के पीछे के उस छोटे से क्षेत्र में जमा पानी 2-3 महीने तक झरना चलाता रह जाता है, 1-2 महीने तक वो झरना चलता रह जाता है, और फिर धीरे धीरे झरना का फोर्स कम होता है, और फिर 3-3 महीने 4 महीने तक लोग फोटो डालते रहते हैं झरना का, और फिर एक दिन वो झरना बंद हो जाता है। मतलब जितना स्टोर हुआ था वो पानी वो बह गया। तो यही टेक्निक काम करती है इन साउथ इंडिया। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, इन्हीं ऐसे ही जल स्रोतों से पानी पाती है। जैसे एक एक पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी, मैकाल पंचमढ़ी नाम का एक क्षेत्र है, वहां पे मैकाल की पहाड़ी है।
उस पहाड़ी पे ही ऐसे ही बहुत बड़ा एक बेसिन क्रिएट होता है, ऊंचाई पे, पर्वत पे, पहाड़ी के ऊपर। और उस बेसिन में चारों तरफ जम के जब बारिश होती है तो बारिश का पानी संग्रहित हो जाता है, और वही पानी छोटे छोटे स्रोत के रूप में एक तरफ महानदी बन जाता है, अमरकंटक। वो पहाड़ी का नाम, जिस पहाड़ी पे इतना बड़ा पानी का स्टोर जमा होता है, उस पहाड़ी का नाम अमरकंटक है। तो अमरकंटक से ही एक नर्मदा की धारा फूट जाती है, एक उधर ताप्ती की धारा फूट जाती है थोड़ा दूर हटके, इधर सोन धारा फूटती है, इधर महानदी फूटती है, चार नदी बीच में अमरकंटक, और एक नदी इधर, एक नदी इधर, एक नदी इधर, एक नदी इधर, ऐसे फूटती है। तो इसमें एक धारा निकल के नर्मदा, बाद में दूसरी दूसरी नदियां, दूसरी छोटी छोटी धाराएं, वैसे ही दूसरी धाराएं इसको और पानी लाके देती है। लेकिन बिगिनिंग थोड़ा थोड़ा पानी, इसके बीच में जो ढलान वाला क्षेत्र है, जो क्षेत्र है, वर्षा का पानी चारों तरफ से इसमें जमा होता रहता है। तो आई थिंक अब हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं माउंटेनिंग एरियाज में, जिसमें जो रॉक हैं, देखो कोबर का एक डायलॉग बताना भूल गया था मैंने, आप पढ़ना कभी, कि जो ये पर्वत होते हैं अंदर से खोखले होते हैं, ये कोबर का डायलॉग है। कोबर का ये भी डायलॉग है, पर्वत अंदर से बुलबुले की तरह होते हैं, यानी उनके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, और जो ये स्पेस होता है ना, इन्हीं स्पेस में वाटर स्टोर होता है, लेयर बाय लेयर। एक बच्चा मेरे से, जमालपुर में जब मैं पढ़ाता था, तो मेरे से बच्चे ने पूछा, सर छुरछुरिया का पानी पिए हैं? हम बोले हम रोज पीते हैं, जब जाते हैं सब कोई पीता है जो जमलपुरिया होता है, जेएमटी जमालपुर, जिसका नानी घर दादी घर जो भी हो, तो वो वहां पानी पीता है जाके फिल्टर पे। सर कहां से आता है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। उस मासूम को सोचना चाहिए कि वैसे ही एक सोर्स, रिवर, मतलब जो पर्वत पहाड़ी इलाके का सोर्स है, उसी सोर्स ऑफ वाटर को अंग्रेजों ने, या फिर जो लोग होंगे समझदार, उन्होंने एक पाइप से लिंक कर दिया, और वो वाटर आपको मिलते रहता है। ठीक है, हो सकता है कि वो जो टंकी ऊपर बनाया था ब्रिटिशर्स, या फिर हो सकता है जो अपर लेवल पे जो पहाड़ी में पानी जमा होता है, उसी किसी लेयर से, किसी सोर्स से वो कनेक्ट हो गया, क्योंकि पहाड़ अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं। पहाड़ों के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। जो चट्टानें होती हैं वो भी, उनमें भी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स में वो पहाड़ी पानी रिस रिस के नीचे जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और वही पानी किसी सोर्स के रूप में रिवर को क्रिएट करता है। तो जो रिजुबिनेशन है, ये भी हमने पढ़ा दिया आपको लगभग। रिजुबिनेशन में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, जो जो पॉइंट है हम बता रहे हैं, और अभी एक बार फिर से बता देते हैं। तो नवोन्मेष की जब बात करते हैं, हम रिजुबिनेशन की बात करते हैं, तो रिजुबिनेशन कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। तरुणावस्था में भी हो सकता है रिजुबिनेशन, मैच्योर फेज में भी हो सकता है रिजुबिनेशन। सबसे ज्यादा चांसेस होता है रिजुबिनेशन का ओल्ड स्टेज में। और रिजुबिनेशन डीपली कनेक्टेड होता है स्लोप ग्रेडिएशन से, ढाल प्रवणता से। और स्लोप में चेंज जो होता है वो कुल मिला के तीन तरह से होता है। एक डायनामिक रिजुबिनेशन होता है, एक एक स्टैटिक रिजुबिनेशन होता है, स्टैटिक रिजुबिनेशन होता है, और एक होता है स्टैटिक। ठीक है, यूस्टैटिक और स्टैटिक क्या है तो देख लेते हैं। तीन तरह का रिजुबिनेशन होता है। नवोन्मेष जो होता है, रिजुबिनेशन जो होता है, ये कुल मिला के तीन तरह का होता है। एक को कहते हैं डायनामिक रिजुबिनेशन, यानी गतिक। बहुत इजी है, समझ लीजिए, उसके बाद हम आज की क्लास एंड कर देंगे। दूसरा जो होता है, एक दूसरा होता है सुस्थैतिक, सुस्थैतिक रिजुबिनेशन। और तीसरा होता है स्थैतिक रिजुबिनेशन। क्वांटम फिजिक्स नहीं है, बहुत आसान है समझना, बहुत इजी है समझना। इंग्लिश में इसके लिए टर्म आता है डायनामिक। आपके पास यदि सविंद्र सिंह है तो आप उसमें लिखा हुआ मिलेगा, हम बस समझाने का काम करेंगे। दूसरा EUSTATIC, EUSTATIC स्टैटिक, और तीसरा स्टैटिक, STATIC। तीन तरह का रिजुबिनेशन होता है। डायनामिक रिजुबिनेशन, डायनामिक रिजुबिनेशन तब होता है जब जो लैंडफॉर्म है, स्थलखंड है, उसमें राइजिंग हो जाए, उत्थान हो जाए, या लैंडफॉर्म धंस जाए। लैंडफॉर्म, जिस लैंडफॉर्म पे वो साइकिल ऑफ इरोजन चल रहा है या नदी बह रही है, यदि उस लैंडफॉर्म में राइज हो जाए, या तो राइज हो जाए या फिर डाउन हो जाए वो लैंडफॉर्म,
ये डायनामिक नवोन्मेष में काउंट होता है। यदि स्थल खंड में यदि कोई चेंज आता है, लैंडफॉर्म में कोई परिवर्तन आया, तो दैट विल बी डायनामिक। जैसे किसी झील से नदियां निकलती हैं, झील से यदि नदियां निकलती हैं तो नदी जो है प्रभावित हो जाएगी। यदि झील के नीचे का बॉटम अप हो गया तो नदी में पानी ज्यादा बहने लगेगा, और यदि वो झील का नीचे का तल और धंस गया तो नदी को उतना पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यदि कोई नदी झील में ही आके गिरती है तो झील यदि अप हुआ तो भी वो प्रभावित करेगा नदी को जो उसमें गिर रही है। झील यदि डाउन हुआ, झील का पानी यदि डाउन हुआ तो भी नदी को प्रभावित करेगी। तो नवोन्मेष जो होता है, रिजुविनेशन, यदि वो स्थल खंड में होने वाले चेंज से हुआ तो वो डायनामिक है। लेकिन यदि सागर तल में होने वाले परिवर्तन से हुआ तो उसके लिए सुस्टैटिक, ईयूस्टैटिक कहलाता है, ईयूस्टैटिक। ठीक है, यदि सागर का जल आइस एज के कारण जम गया तो सागर तल नीचे चला जाएगा, तो रिजुविनेशन होगा। या सागर के नितल में कोई घटना घटी, उत्थान हुआ या फिर धसाव हुआ जिसके कारण सागर का तल बदल गया, तो ड्यू टू चेंज इन द सी लेवल is responsible for the eustatic rejuvenation. Change in the landforms due to rise or due to faulting, that is called dynamic rejuvenation. और लास्ट तीसरा, ये वो है उराही वाला केस। ठीक है, यदि नदी में गाद भर गया, नदी में सेडिमेंट लोड हो गया, अवसाद बहुत ज्यादा हो गया, या फिर नदी में जल की मात्रा बढ़ गई, अवसाद भर जाएगा तो रिजुविनेशन नहीं होगा। अवसाद कम गया तो रिजुविनेशन होगा। नदी अपने अवसाद हटा दिया उससे। जैसे बालू के निकालने पर पाबंदी लगा रहे थे बिहार सरकार, क्यों भाई? बालू निकालने से क्या होता है, नदी का फ्लो इतना तेज हो जाता है कि नदी में पानी रुकता नहीं है, तो फिर सिंचाई के लिए पानी नहीं बचता। छोटका छोटका नदियां, क्यूल जैसी नदी में सब पनिया बह जाता है। तो गाद नदी से यदि हम अवसाद भार में कमी कर लेते हैं, उनका कचरा, उनका गाद निकाल लेते हैं, तो फिर नदी में क्या आ जाता है, रिजुविनेशन। जैसे उराही कर रहे हैं तो वो एक तरीके से हम रिजुविनेशन कर रहे हैं। किस तरह का रिजुविनेशन कर रहे हैं? स्टैटिक रिजुविनेशन। एक और है कि जल वर्षा या हिमद्रवित जल में यदि वृद्धि हो जाए, बारिश जम के हो जाए, उसके बाद तो नदी जवान हो जाती है। ठीक है, या बहुत बड़ा ग्लेशियर तेजी से पिघल जाए, नदी फिर से जवान हो जाती है। तो जो नदी में यदि वर्षा के जल में वृद्धि होने से या हिमद्रवित ग्लेशियर मेल्ट होने से यदि पानी बढ़ रहा है, या अचानक बादल फटा और उससे पानी उतर रहा है केदारनाथ में, और केदारनाथ किसको फोड़ उड़े, वो जो केदारनाथ से जो पानी आया था वो अलकनंदा में, सॉरी मंदाकिनी, तो जो मंदाकिनी में जो पानी का जो बहाव आया भयंकर, वो एक तरीके से स्टैटिक नवोन्मेष था, स्टैटिक रिजुविनेशन इन द मंदाकिनी ड्यू टू एक्सेस वाटर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि दूसरी नदियों को आपने कैप्चर कर लिया, गंगा का अपना पानी कुछ नहीं है, कोसी भयंकर पानी लाके गंगा को दे दी, तो वहां से गंगा में स्पीड बढ़ गया। कोई दूसरी नदी लाके भी यदि ढेर सारा पानी दे देता है, तो जिस नदी का अपहरण किए थे वो नदी दूसरी नदी में एक तरह से रिजुविनेशन ला देती है। तो रिजुविनेशन तीन तरह का होता है। डायनामिक रिजुविनेशन ड्यू टू राइजिंग ऑफ द लैंड फॉर्म्स, दूसरा स्टैटिक रिजुविनेशन ड्यू टू डाउन ऑफ द सी लेवल, एंड स्टैटिक, ये ईयू स्टैटिक था, ये स्टैटिक रिजुविनेशन ड्यू टू सेडिमेंट लोड डिक्रीज करना, कम करना, या फिर एक्सेस प्रेसिपिटेशन और एक्सेस वाटर सोर्स जो है डिफरेंट सोर्स से नदी को मिलना, ये कारण है ये इस तरह के नवोन्मेष का। सलमान रहमान पूछ रहे हैं कि वी कैन यूज रिवर स्टेप ऑन दिस टॉपिक और नॉट। हाँ, यू कैन ऑल्सो यूज द रिवर स्टेप। रिवर स्टेप जो है वो इसी से रिलेटेड है। जब वो नवोन्मेष होता है, रिजुविनेशन होता है, तो रिजुविनेशन के कारण कुछ स्थलाकृतियां भी बनती हैं, कुछ लैंडफॉर्म भी बनता है। ड्यू टू रिजुविनेशन, ड्यू टू नवोन्मेष के कारण कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, और उन्हीं स्थलाकृतियों में से एक है रिवर स्टेप।
ठीक है। जो वेदिका है, जिसको आप टेरिस कहते हैं, टेरिस भी बोल सकते हैं, रिवर टेरिस बोल सकते हैं, या फिर रिवर पे जो बहुत सारे दोनों तरफ पैरेलल बन जाता है ऐसे सीढ़ी नुमा संरचना, वो इसके कारण क्रिएट हो सकता है, नवोन्मेष के कारण भी क्रिएट होता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नदियों का पानी का जल स्तर बढ़ता जाता है, ये घटता जाता है, तो इस तरह के स्लोप्स क्रिएट होते जाते हैं, वेदिका बोलते हैं। बाकी आप पूछना क्या चाहते हैं ये हम थोड़ा सा और समझे। ठीक है सर, वी कैन यूज रिवर स्टेप ऑन दिस टॉपिक और नॉट। अच्छा, चलिए आज की क्लास इतनी है, क्योंकि मेरे समय की एक सीमा है, अब दूसरी क्लास है मेरी। हम कल आपसे मिलेंगे, टोपोग्राफी स्टार्ट करेंगे, और इसमें यदि कुछ मुद्दा बच गया तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक वैली की बात कर रहे थे आप। अच्छा ठीक है जी, हम कल बात करेंगे। अब हमारी क्लास है इतिहास ऑप्शनल की, तो आज भूगोल इतना ही रहेगा, कल हम आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, कल सुबह आप सबको एक लिंक आएगा, वो लिंक है जीएस के लिए, तो आप उसको कल से स्टार्ट कर देंगे। आप पहले यदि जीएस पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आपको, क्योंकि मैं अलग तरीके से प्रिपेयर करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।